Yes, good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, and the chapter is chapter number 7, production function, return to a factor. Okay, chapter 7. Yes. So students, this is our chapter number 7, production function. Production function. Okay, and return to a factor. And return to a factor. So students, actually, so far we have studied about what is production function, okay, what are the fixed factors and variable factors, okay, then we studied about the short run and long run period, then after that we studied about the total product, marginal product and average product, ओके सो ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। हमने जो कल टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, इन्हें हमने एक प्रैक्टिकल के साथ भी स्टडी किया था। एंड देन वी स्टडीड अबाउट द नेगेटिव एमपी, जिसमें हमने देखा था कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में भी होता है। कब होता है? अगर हमारे पास एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट या फिर आप ये कहें डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो, देन वहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला जाता है। सो टुडे we have discussed, so today we will discuss the return to a factor. So मैंने आपको कल बताया था ये कि ये हमारा इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये जितना भी जो ये चैप्टर है ये इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, ओके। एंड ये जो क्वेश्चन बनता है जो आज हम करेंगे, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका इस चैप्टर से बनता है, ओके। सो आज हम स्टडी करेंगे रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न टू अ फैक्टर, and you can say the law of variable proportion, the law of variable proportion, ओके okay? और या आप ये भी कह सकते हैं, और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब ये मेन मैंने आपको बताया कि ये जो आपके पास है मेन, आपके पास क्या है चैप्टर में का टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या यू कैन से द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट या रिटर्न टू अ फैक्टर, ओके। सो अब हम स्टडी करेंगे इसको। सो इफ द आउटपुट, अब हमने पीछे क्या स्टडी किया था कि इन शॉर्ट टर्म पीरियड सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, ठीक है। शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या होते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो ये रिटर्न टू फैक्टर है ना, ये हमारा इस शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर ही एप्लीकेबल होता है। सो दिस मतलब दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन द शॉर्ट टर्म पीरियड। एंड दूसरा क्या होता है, रिटर्न टू स्केल। सो रिटर्न टू स्केल जो है वो हमारा कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, वो हमारा किस में होता है, लॉन्ग रन पीरियड में, जो कि आपके पास सिलेबस में लॉन्ग रन पीरियड के अंदर यानी रिटर्न टू स्केल जो है वो आपका सिलेबस में नहीं है। तो हम जस्ट किसको स्टडी करेंगे, रिटर्न टू अ फैक्टर, जो हमारा शॉर्ट रन पीरियड के अंदर ही एप्लीकेबल होता है। सो हम इसीलिए मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि जब हम अभी स्टार्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इन शॉर्ट रन पीरियड सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो अब जब यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ हम कुछ फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन करके जो प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं, किस तरीके से रिटर्न्स मिलते हैं वो स्टडी करेंगे। और उन रिटर्न की वजह से हम क्यों इसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के रूप में इसको बोला जाता है, ओके। सो यस स्टूडेंट्स, सो इफ द आउटपुट ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीजिंग while all other factors remaining constant, अगर हम एक फैक्टर जो हमारा इनपुट है, ठीक है, इनपुट ऑफ वन फैक्टर हमारे पास क्या है, इनपुट ऑफ
वन फैक्टर, ये हमारा क्या है, हम इसे इंक्रीज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, ये हमारा क्या है, वेरिएबल फैक्टर हम लेके चल रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी हो जाती है लेबर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे लेबर, ओके। एंड व्हाइल ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और इसके अलावा जितने भी दूसरे फैक्टर्स हैं वो सब क्या हो जाते हैं हमारे कांस्टेंट। सो देन द प्रोपोर्शन बिटवीन द फैक्टर इज चेंज्ड, तो इन फैक्टर्स के बीच में जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होतेगा, वो चेंज हो जाएगा। सपोज देर आर टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम ये सपोज कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास सपोज देर आर टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दो फैक्टर मान के चल रहे हैं, एक तो हमारे पास है लेबर, एक हमारे पास हो गई लेबर और दूसरी हो गई लैंड, यानी हमारे पास एक है लैंड एंड सेकंड इज लेबर। सो आपको नाम से ही पता चल रहा है कौन सा इसमें फिक्स्ड होगा, कौन सा वेरिएबल होगा इन शॉर्ट टर्म पीरियड। लैंड इज अ फिक्स फैक्टर इन शॉर्ट टर्म पीरियड एंड लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर इन शॉर्ट टर्म पीरियड, क्योंकि लैंड जो है वो इन शॉर्ट टर्म पीरियड आप लैंड को में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन लेबर जो है, लेबर वेरिएबल फैक्टर होती है, उसको आप जितना चाहें उतना चेंज कर सकते हो। सो लैंड इज अ फिक्स फैक्टर एंड लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर। सो सपोजिंग यू हैव लैंड मेजरिंग 2 हेक्टेयर, मान लो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास जो ये लैंड है ना, ये 2 हेक्टेयर लैंड है हमारे पास, ओके। 2 हेक्टेयर लैंड हमारे पास मान के चल रहे हैं, ओके, 2 हेक्टेयर लैंड। सो यहाँ पर यू ग्रो टमेटोज ऑन इट विद द हेल्प ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेबर। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हम इस 2 हेक्टेयर लैंड के ऊपर हम कितने की 1 लेबर लगा रहे हैं, ठीक है, 1 लेबर लगा रहे हैं 2 हेक्टेयर लैंड के ऊपर। तो अब हमारे पास, और उससे क्या करेंगे, उससे हम टोमेटोज की प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। 2 हेक्टेयर लैंड के ऊपर 1 लेबर लगाकर हम टोमेटोज की क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओके। तो हमारे पास अभी रेशो क्या हो गया, 2:1, 2:1, यानी हमारे पास क्या हो गया, फिक्स फैक्टर 2 हेक्टेयर लैंड एंड 1 लेबर, ओके। तो हमारे पास रेशो आ गई 2:1। So the proportion between labor and land will be 2:1 या 1:2, जो भी आप कहें। अगर लेबर आगे लिख रहे हो, लैंड पीछे लिख रहे हो, तो 1:2 हो जाएगा। सो इफ द यूनिट ऑफ लेबर आर इंक्रीज टू 2, मान लो अब हम क्या करते हैं, लेबर की जो रेशो है, लेबर की यूनिट जो है वो इंक्रीज करके 2 कर देते हैं, यानी अब हम 2 लेबर लगा देते हैं, ओके। देन न्यू प्रोपोर्शन क्या होगा, न्यू प्रोपोर्शन बिटवीन लेबर एंड लेबर इज कितना हो जाएगा, अगर हमने एक और लेबर लगा दी तो हमारे पास जो लैंड है वो तो हमारी 2 हेक्टेयर लैंड ही रहेगी, क्योंकि ये फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती। लेकिन हमने अब लेबर कितनी लगा दी, यहाँ पर 2 लेबर लगा दी, ये हमारी 2 लैंड एंड 2 हेक्टेयर, तो कितना रेशो आ गया, 2:2, यानी 1:1। तो हमारे पास क्या हुआ, रेशो में चेंज आ गया, प्रोपोर्शन चेंज हो गया। पहले हमारा प्रोपोर्शन था 2:1, अब हमारा प्रोपोर्शन हो गया 2:2, यानी आप ये कह सकते हैं, यू कैन से 1:1। सो so if there are 2 hectare of land, so you can say ki if there are 2 hectare land per unit of labor previously, now there will be 1 hectare land per unit of labor। जहां आपके पास पहले एक लेबर के लिए 2 हेक्टेयर लैंड थी प्रोडक्शन करने के लिए, अब आपके पास क्या है, एक लेबर के लिए 1 हेक्टेयर लैंड है, क्योंकि 2 लेबर लग गई, 2 हेक्टेयर आपके पास लैंड है और 2 ही उस पर लेबर लग गई, यानी एक लेबर के लिए कितनी हो गई, 1 हेक्टेयर लैंड हो जाती है, ओके। सो ना तो अब यहाँ पर दोनों के लिए 1 हेक्टेयर लैंड है। सो ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर्स देयर विल बी आल्सो चेंज इन टोटल आउटपुट, तो आपके टोटल आउटपुट में भी चेंज आएगा, बट एट डिफरेंट रेट्स, लेकिन किसके ऊपर, डिफरेंट रेट्स के ऊपर आएगा। इनिशियली क्या हो रहा है, व्हेन मोर लेबर इज एम्प्लॉयड ऑन अ फिक्स लैंड, जब आप क्या कर रहे हैं, अब मान लो आपके पास लैंड क्या है, फिक्स है अभी, ठीक है, अभी तो फिक्स है, अभी तो आप उसको क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, अभी वो फुली यूटिलाइज नहीं हुई है। हम ये स्टार्टिंग में जब हम किसी फिक्स फैक्टर को यूज करते हैं, तो अभी वो क्या हो रही है, ये लैंड जो है इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर हम देखें तो ये फुली यूटिलाइज नहीं हुई अभी, ठीक है, अभी ये फुली यूटिलाइज नहीं हुई। तो जब तक ये फुली यूटिलाइज नहीं होती, तब तक जैसे जैसे आप इसके ऊपर क्या लगाओगे, ये लेबर लगाते चले जाओगे, वैसे वैसे आपकी जो टोटल आउटपुट है वो आपकी क्या होगी, जो टोटल आउटपुट होगी आपकी, वो आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी,
टोटल आउटपुट इंक्रीज होती चली जाएगी जब तक आप क्या कर रहे हो, उसको फुली यूटिलाइज नहीं करते हो अपने फिक्स फैक्टर को। ओके, सो टोटल आउटपुट में इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट, तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी, बट इवेंचुअली अ स्टेज मस्ट कम व्हेन एज अ मैटर ऑफ लॉ total output will increases only at a diminishing rate. This is popularly known as the law of variable proportion or law of diminishing return. क्योंकि अब क्या हुआ, एक बार जब आपके पास लैंड जो है वो फुली यूटिलाइज होगी, अब अगर आप उसके ऊपर लेबर लगाते जा रहे हो, ठीक है, एडिशनल यूनिट लगाते जा रहे हो लेबर किसकी, वेरिएबल फैक्टर की, तो उससे क्या होगा, अब आपकी जो प्रोडक्शन है वो, अब आपके जो ये टोटल आउटपुट है, पहले तो इनिशियल स्टेज पर ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही थी, फिर क्या होगा, फिर ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगी, ठीक है, रेट डिमिनिश हो जाएगा, सो ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगी, और देन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा, ये एक टाइम के बाद ये जीरो होकर, ठीक है, फिर क्या हो जाएगी, डिमिनिश होनी शुरू हो जाएगी, घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, आपके जो फिक्स फैक्टर हैं वो इतने ओवर यूज होना लग जाएगा, उसके ऊपर अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी, जो आपकी प्रोडक्शन है वो अब इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो प्रपोर्शन, ये जो प्रपोर्शनेट चेंज हो रहा है, मतलब आपकी जो मार्जिन प्रोडक्ट है स्टार्टिंग वो इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, एक टाइम ऐसा आएगा वो जीरो होकर नेगेटिव में भी चली जाएगी, तो इसी रीजन की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ओके, या आप कह सकते हो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। So law of variable proportion states that as more and more of variable factors is combined with the fixed factor, marginal product of variable factor may initially rise. स्टार्टिंग में जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वेरिएबल फैक्टर का वो इंक्रीज होगा, implying that total output increases at increasing rate, but eventually a situation must come when marginal product of marginal product of the variable factor start declining, yani implying that total output increases only at a diminishing rate. So in fact a stage may come when marginal product becomes zero, implying total output stop decreasing, एंड इवन नेगेटिव इम्प्लाइंग द टोटल आउटपुट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो ये जो मैंने अभी आपको बोला है ये अभी आपको किससे क्लियर होगा, अभी मैं आपको टेबल समझाऊंगी, टेबल एंड डायग्राम के साथ हम करेंगे। तो जो मैंने अभी आपको बोली है एक डेफिनेशन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट्स बताई हैं वो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, सो नाउ वी ड्रॉ, यस, सो वी मेक अ टेबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, yes, table law of variable proportion, or the law of diminishing marginal product, the law of diminishing marginal product। ओके, देखिए टेबल, यस, फर्स्ट हम क्या लेंगे, हमारे पास पहले तो हम अपने माइंड में रखना है, हमने कहा था कि हम अपने टू फैक्टर्स लेंगे, एक लैंड एंड लेबर। लैंड इज अ फिक्स फैक्टर एंड लेबर इज वेरिएबल फैक्टर। ओके, सो यूनिट्स ऑफ लेबर या यूनिट्स ऑफ लैंड ले लेते हैं पहले, यूनिट्स ऑफ लैंड, ओके, जो हमारा क्या है फिक्स फैक्टर है। यूनिट्स ऑफ लैंड, सो अब हम मान के चल रहे हैं कि मान लो हमारे पास जो लैंड है ना वो हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है। ओके, 1 हेक्टेयर लैंड है तो ये तो फिक्स रहेगी इन शॉर्ट टर्म पीरियड। ओके, हमने ये ले लिए हैं यूनिट्स ऑफ लैंड, 1 हेक्टेयर लैंड जो हमारी क्या है फिक्स है। देन यूनिट्स ऑफ लेबर, वेरिएबल फैक्टर लेंगे, यूनिट्स ऑफ
लेबर। सो लेबर क्या होगी आपकी 1 बाय 1 वो इंक्रीज होगी 3 4 5 6 7 8। ओके देन अब हम क्या करेंगे टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट अब इसमें क्या होगा बच्चे जब हम टेबल बनाते हैं ना जब हम किसी कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो वहां पर टेबल क्या होती है आपको खुद बनानी होती है। जो आपने लो पढ़ा है जिसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग उस टेबल के डाटा भी बनाते हैं खुद बनाते हैं डेटा। ओके कई बार ऐसा भी होता है आपके पास एग्जाम के अंदर आपको टेबल दी होती है और आपको उस टेबल को क्या करना है ऑब्जर्व करके आपको उसे एक्सप्लेन भी करना होता है। और अगर आपको इस तरीके से नहीं आता तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द शेड्यूल एंड डायग्राम। सो यहाँ पर आपको जो शेड्यूल है वो भी खुद बनाना होता है और डायग्राम भी। ओके सो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट अब हमने बनाना है। अभी मैंने आपको पीछे जो स्टेटमेंट लगाई तो मैंने आपको क्या बोला लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कि इनिशियल स्टेज के ऊपर जब आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को लगाते हो तो स्टार्टिंग में आपकी जो लैंड होती है फिक्स फैक्टर होता है वो आपका अंडर यूटिलाइज होता है। तो जैसे जैसे आप उसके ऊपर वेरिएबल फैक्टर लगाएंगे तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी। तो हम जो डाटा बनाएंगे वो भी हम इंक्रीजिंग रेट वाला बनाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जब 1 हेक्टेयर लैंड के ऊपर 1 लेबर लगाई जाती है तो हमारी टोटल प्रोडक्शन जो है वो 2 हो है। ठीक है देन उसके बाद क्या हुआ अगर आपने उसके ऊपर क्या लगाया एक और लेबर लगा दी। एक और लेबर लगाने से क्या हुआ कि पहले देखो 2 से प्रोडक्शन हुई अब इंक्रीजिंग रेट से टोटल प्रोडक्ट को बढ़ाना है। इंक्रीजिंग रेट का मतलब अभी 2 से बढ़ा है अगर हम इसको 3 से इंक्रीज करें तो 2 + 3 5। तो हम क्या देते हैं जब एक और लेबर लगाई तो टोटल प्रोडक्ट हो गए हमारे 5। ओके देन उसके बाद फिर से हम एक और ऐसा ले लेते हैं इंक्रीज यानी कि अभी ये फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो अभी हम एक और ले लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे अभी ये 2 से इंक्रीज हुआ फिर 3 से 3 के रेट से इंक्रीज हुआ 4 के रेट से इंक्रीज होगा तो 5 + 4 यानी 9। ओके तो 3 तक 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे अब उसके बाद क्या होगा अब अगर आप और ज्यादा लेबर लगाओगे तो अब इंक्रीजिंग स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग तो होगा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो होगा बट अब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है तो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि पहले हमने कहा 2 से हमने बढ़ाया फिर 3 से बढ़ाया फिर 4 से बढ़ाया। अब इसको क्या करेंगे डिक्रीजिंग रेट से बढ़ाएंगे यानी अब हम 3 से अगर इसको इंक्रीज करें तो 9 + 3 यानी 12। फिर हम 2 से इंक्रीज करें सो 40 1 से इंक्रीज करें 5। अब ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है ना फिर ये कांस्टेंट रेट अब एक टाइम आएगा कि बिल्कुल फुली यूटिलाइज मतलब कि अब इस पर कुछ और गुंजाइश नहीं रही है। अगर आप ये लेबर लगाने के बाद मतलब अगर आप और ज्यादा लेबर लगाओगे अब इसके ऊपर तो आपकी प्रोडक्शन में जो आपकी टोटल प्रोडक्ट है वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी अब उस लैंड के ऊपर आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये कांस्टेंट शुरू में तो ये कांस्टेंट रहेगा 0 से ही रहेगा चाहे आपने 6 7 यानी 6 लेबर लगाने के बाद जब आपने 7वीं लेबर लगाई तो आपकी प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा वो 0 से इंक्रीज हुई। और उसके बाद अगर आप और ज्यादा लेबर लगाओगे तो अब ये ओवर हो जाएगी और अब आपके पास जो टोटल प्रोडक्ट है वो अब डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। तो ये अब 1 से डिक्रीज हुआ 40। ओके क्लियर है कि कैसे हमने किया टोटल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज के ऊपर फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर लगाए तो स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज में देन वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हुए देन ये कांस्टेंट हो गए उसके बाद ये क्या हो गया नेगेटिव होना शुरू हो गया। ओके सो यहाँ पर मार्जिन प्रोडक्ट है यू नो दैट मार्जिन प्रोडक्ट हाउ टू कैलकुलेट मार्जिन प्रोडक्ट TPN - TPN-1। ओके तो हमारे हमने पीछे भी स्टेटमेंट में करा था कि स्टार्टिंग में जो एमपी होती है वो हमारी इंक्रीज होती है उसके बाद ये डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 हो जाएगी और उसके बाद ये नेगेटिव होगी। तो यहाँ देखिए ये पहले स्टार्टिंग में 2 फिर ये माइनस करेंगे 5 में से 2 3 देन 4 देन 3 2 1 उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया 0। ओके और उसके बाद ये हो गया -1। सो एमपी आपके पास क्या हो गई ये। ओके नेक्स्ट हमारे पास अगर मान लो चलो अब आपको ना मैं APBC में ही कर लेते हैं एक साथ बना लेते हैं क्योंकि आपकी बुक में क्या है अलग अलग करके दिखाया हुआ है। पहले उन्होंने TP और MP का दिखा दिया फिर उसके बाद में AP का अलग से उन्होंने फिर से डायग्राम बनाया। तो हम इसी के अंदर मैं आपको जो है AP भी दिखा देती हूँ।
ठीक है, एपी भी हम इसी में ही देख लेते हैं। अगर अब हम इसी टेबल से एपी को निकालना चाहते हैं तो यू नो दैट हाउ टू कैलकुलेट एपी। एपी कैसे निकलेगी, टीपी बाय एल। ठीक है, जो आपकी टोटल प्रोडक्ट है उसको जो लेबर है उससे डिवाइड करें। सो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट 2, लेबर इज 1, सो 2/1 is equal to 2. Okay, फिर then 5/2 is equal to 2.5, then 9/3 is equal to 3, then 12/4 is equal to 3, then 14/5 is equal to 2.8, then 15/6 is equal to 2.7, then 15/7 is equal to, okay, then 14/8 is equal to, so ये आपके पास एक तरीके से लो वेरिएबल पेशन की ना पूरी आपके पास टेबल बनती है। ओके, देन यहाँ पर आपके पास क्या होता है राजे, यहाँ आपके पास ना 3 स्टेजेस होती हैं इस लो वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। चाहे आप कहीं भी दिखाएं, मैं यहाँ से दिखा दूँ, फर्स्ट स्टेज तो ये हुई जहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है आपकी। वैसे हम लोग जो है ना फर्स्ट स्टेज, अगर आपको देखा जाए ना फर्स्ट स्टेज, तो अगर आप हायर लेवल की बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर फर्स्ट स्टेज ये लोग यहाँ पर जहाँ पर ये डिमिनिश होना शुरू हो जाता है ना, वहाँ पर लाके ये फर्स्ट स्टेज खत्म करते हैं। लेकिन आपकी बुक में तीसरे पर ही फर्स्ट स्टेज दिखा दी इन्होंने, जबकि फर्स्ट स्टेज यहाँ पर आके खत्म होती है। ठीक है, तो अब यहीं से ही सेकेंड स्टेज शुरू हो जाती है, कहाँ पर, 0 पर। ओके, और यहीं से फिर स्टार्ट होएगी थर्ड स्टेज, तो ये हो जाती है आपके पास सेकंड स्टेज और ये हो गया आपके पास थर्ड स्टेज। सो यहाँ पर अब आपको इन स्टेजेस के अंदर एक्सप्लेनेशन करनी होती है। आप इस टेबल को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करने के बाद आपको बहुत सी मतलब यहाँ पर जो है कंसेप्ट क्लियर होता है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं इस कंसेप्ट में, इस टेबल में क्या देख रहे हैं। जब आपके पास इनिशियल स्टेज के ऊपर जैसे जैसे आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को यूज कर रहे हो, स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट स्टेज में, तो फर्स्ट स्टेज में ही मार्जिन प्रोडक्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, एंड तो एवरेज प्रोडक्ट जो है वो आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट भी आपका इंक्रीज हो रहा है। अब देखो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आपके जो है अगर हायर क्लासेस में जाए तो फर्स्ट स्टेज जो है ना वो आपकी यहाँ खत्म ना करके यहाँ पर खत्म होती है, फोर्थ पॉइंट पर आके, जहां पर आप हम लोग ये कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज के अंदर जब आपके पास टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से डिक्रीज होने शुरू हो जाए, तो वहां पर मार्जिन प्रोडक्ट क्या होगी, आपकी स्टार्टिंग में इंक्रीज होगी, फिर वो डिमिनिश होनी शुरू हो गई। लेकिन मार्जिन एवरेज प्रोडक्ट है, आप देख रहे हो ये अपनी फर्स्ट स्टेज तक आते आते, देखो ये यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और फर्स्ट स्टेज तक आते आते ये कांस्टेंट होगी, 3 के बाद 3 ये कांस्टेंट हो गई यहाँ पर। और जब ये फर्स्ट स्टेज के अंदर एपी जब क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो इस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो डिमिनिश होकर एवरेज प्रोडक्ट के इक्वल हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एमपी इज इक्वल टू एपी हो रही है, लेकिन एमपी जो है वो डिमिनिश हो रही है। ठीक है, डिमिनिशिंग होना यानी घटना शुरू हो गई है और उसके बाद घटकर ये एपी के इक्वल आ रही है, और एपी यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। उसके बाद सेकेंड स्टेज पर जब आपका टीपी क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिमिनिशिंग रेट से ही क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उस पर जो एमपी है वो आपकी क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। और टीपी जो है सेकंड स्टेज के अंत तक आते आते ये मैक्सिमम हो जाता है ना, यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है ना, यहाँ पर जब ये मैक्सिमम होता है तो एमपी यहाँ पर 0 हो जाती है। और जब एमपी 0 होती है तो आप देख रहे हो एपी की क्या सिचुएशन हो रही है। एपी जो है यहाँ पर सेकंड स्टेज पर अब ये डिमिनिश होना शुरू हुआ है और ये डिमिनिश ही हो रहा है, अब ये घट ही रहा है, इस पे कोई सिचुएशन ऐसी 0 वाली नहीं आई है, ये डिमिनिश ही हो रहा है। देन थर्ड स्टेज में अगर जाएं तो थर्ड स्टेज में टीपी जो है हमारा अब डिमिनिश होना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया, नीचे गिरना शुरू हो गया, जबकि एमपी जो है वो नेगेटिव में चला गया थर्ड स्टेज के ऊपर। और एपी जो है अब वो डिमिनिश होना शुरू हुआ है, लेकिन ना तो वो 0 है ना नेगेटिव है, वो डिमिनिश होना शुरू हो गया। ओके, वो डिमिनिश ही हो रहा है। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो एवरेज प्रोडक्ट होती है हमारी,
एवरेज प्रोडक्ट जो ये होता है वो हमारा सिर्फ एक से, वो नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, और वो एक सिचुएशन के अंदर सिर्फ जीरो हो सकता है, वो भी कब, जब हम आपकी टोटल प्रोडक्ट भी जीरो हो जाए। अगर आपका टोटल प्रोडक्ट जहां पर क्या हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, वहीं पर एपी भी जीरो होगा। अदरवाइज एपी कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा। अगर टोटल प्रोडक्शन आपकी कुछ ना कुछ जरूर है, वो कम घटता हुआ जरूर होगा, कम जरूर हो जाएगा, डिमिनिश होगा, लेकिन वो कभी जीरो नहीं होगा। जीरो सिर्फ एक सिचुएशन में होगा, जब टीपी भी आपका जीरो हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको टेबल। तो अब अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, तो इसका डायग्राम हम बनाएंगे, देखिए अभी जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास 10 मिनट्स बचे हैं अभी। सो यहाँ पर देखो डायग्राम बनाए। डायग्राम कैसे बनाएंगे? अब डायग्राम के लिए बच्चे एक चीज है, या तो आप डाटा के साथ बनाएं या आप विदाउट डाटा बना लें। अगर आपके पास क्या होता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास मान लो क्वेश्चन टेबल टेबल आपको मेंशन की हुई है और आपको ये कहा जाए कि इस टेबल में से आपको तीनों स्टेजेस को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद उसका आपको डायग्राम बनाना है, तो आप डाटा का यूज करोगे। अदरवाइज अगर आपको सिंपल क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, देन आप वहां पर जब शेड्यूल तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन डायग्राम आप विदाउट डाटा जो है डायग्राम बनाओ। ठीक है, वो आपके लिए क्या होगा, आपका टाइम सेविंग होगा और आपके लिए इजी होगा बनाना। ओके, तो अब हम लोग देखो, मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाती हूँ, आप कैसे डायग्राम बनेगा इसका। और जो इस डायग्राम में ना आपके पास जो भी शेप बनेगी ना, वो शेप मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये शेप यहाँ पर ऐसे क्यों आई है। ठीक है, क्योंकि अगर आप डाटा के साथ बनाते हो तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ऐसी ही आ रही है, लेकिन विदाउट डाटा आप जब डायग्राम बना रहे हो तो आपकी शेप वैसी ही आएगी अगर आप उसमें डाटा का यूज करते हो, तो सेम वही आती है। ये कोई हम इसमें कोई क्रैमिंग नहीं करते कि हम डायग्राम ऐसे बना रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे, आपके पास डाटा ऐसे ही होता है, उसके ऊपर उसी तरीके का रूल लागू हो रहा है, इसीलिए उस डायग्राम की क्या होगी, शेप उसी तरीके से बनती है, उसके अलावा उसकी और कोई शेप नहीं बन सकती। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये बनाएंगे, ओ वाई एक्सिस और ओ एक्स एक्सिस दोनों तरफ लिखेंगे। यहाँ पर हम टोटल प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसमें हम मार्जिन प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। ओके, मैं आपको इकट्ठा दिखा रही हूँ, आपके पास आपके बुक में दोनों अलग अलग करके बनाए हुए हैं, उसकी जरूरत नहीं है, हम एक साथ इकट्ठा बना लेते हैं तीनों का और उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट आपके पास सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू बनाते हैं। टोटल प्रोडक्ट बच्चे, जब भी आपके पास कोई भी डाटा जो है जब इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होते हैं तो उसकी शेप स्टार्टिंग से ऐसी शेप आती है, उसके पीछे की तरफ झुकती हुई ऐसी ही शेप आएगी। उसके बाद जब वो क्या हुआ, उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हुआ तो वो ऐसी शेप होती है डिमिनिशिंग रेट की, ऐसी। क्योंकि जब आपके पास इंक्रीजिंग रेट से कोई इंक्रीज होता है तो उसकी शेप होती है ऐसी, जब डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है तो होती है ऐसी। ठीक है, जब कांस्टेंट होती है तो होती है सीधी, ऐसे सीधी, और जब डिमिनिश होती है तो होती है ऐसे। तो अब यहाँ पर टीपी के अंदर हमने देखा चारों चीजें हो रही हैं, पहले वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, फिर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और एक चीज और, जब आप डायग्राम बनाते हैं तो ओवर राइटिंग कभी नहीं करते डायग्राम के अंदर। ठीक है, सो ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ, फिर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर आके कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, उसके बाद ये डिमिनिश होना शुरू हो गया। क्लियर है, डिमिनिश होना शुरू हो गया, नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। तो इसीलिए आपके पास जो टोटल प्रोडक्ट है उसकी शेप इस तरीके से बनी हुई है। सो आपके पास जो फर्स्ट स्टेज है, अगर मैं अपने जो मैंने आपको बताया कि स्टेज वैसे यही होती है, अगर मैं उस स्टेज के हिसाब से चलूँ तो मान लो ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग रेट से हो रहा था, यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेज खत्म करते हैं, इसको यहाँ पर नीचे लगाएं, यहाँ पर मैक्सिमम हो गई पॉइंट, उसके बाद ये डिमिनिश हो रहा है तो हम सेकंड यहाँ पर ये बना दिया। ओके, थर्ड स्टेज ये, तो ये होगी फर्स्ट स्टेज, ये होगी सेकंड स्टेज और ये है थर्ड स्टेज। क्लियर, अब इसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे, एमपी और एपी। तो हमने टेबल में देखा कि जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है तो आपकी एमपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये होगी इंक्रीज। ओके, इंक्रीज हो रही है। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा कि अगर हम मैं अपने हिसाब से चलूं तो ये फर्स्ट स्टेज के खत्म होने से पहले ही ये मैक्सिमम हो गई और उसके बाद फर्स्ट स्टेज तक आते आते ये डिक्रीज होनी शुरू हो गई। ठीक है, डिक्रीज होने के बाद फिर ये आगे तक डिक्रीज होती चली गई। नेक्स्ट जब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था तो ये डिक्रीज होती चली गई। जब ये टीपी मैक्सिमम हो गया तो ये यहाँ पर जीरो पे आ गई
उसके बाद जब ये डिमिनिश होना शुरू हुआ तो ये कहाँ पे चली गई, नेगेटिव में चली गई, ये एमपी की वैल्यू। ओके, उसके बाद ये हमारी एमपी का है। अभी इसमें सारा कुछ लिखे बच्चे, यहाँ पर लिखते हैं यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर, ठीक है। नीचे हम ओ एक्स एक्सिस पर टीपी एमपी वगैरह दिखा रहे हैं और ओ एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ लेबर, यहाँ पर भी यूनिट्स ऑफ लेबर। ओके, अब एपी अगर हम बनाएं तो एपी भी अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, एपी आप देख रहे हो, देखो ऊपर टेबल दिखाती हूँ मैं आपको, वहां पर देखिए आप ऊपर अगर हम टेबल देखें तो टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जिस स्पीड से ये इंक्रीज हो रहा है 2 3 4, ये उतनी स्पीड से इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये 2 के बाद ये 2.5, इससे कम इंक्रीज हो रहा है, फिर ये 4 है, ये 3 है, यानी कि एपी क्या होगा, आपका एमपी से नीचे होगा। क्लियर है, एपी आपका एमपी से नीचे होगा, क्योंकि एपी जो है उस रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा है जिस रेट से आपका एमपी इंक्रीज हो रहा है, तो एपी आपका नीचे से इंक्रीज होगा, इसके नीचे रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि जब ये आपके पास एमपी फोर्थ स्टेज के ऊपर, जब एमपी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर एमपी डिक्रीज होना शुरू हो गया, तो फर्स्ट स्टेज पर, तो एपी आपके पास फोर्थ पर इसके इक्वल है, ठीक है, मैक्सिमम है, और एमपी इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए एपी जो है वो आपका कैसे बनेगा, ये यहाँ पर जो हमने बनाया, एपी इंक्रीज होता होता ये यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, जहाँ ये मैक्सिमम हो रहा है फर्स्ट स्टेज पर, वहां पर एमपी एपी के इक्वल है, तो इसलिए ये यहाँ पर कट करा है। उसके बाद ये डिमिनिश हो रहा है और डिमिनिश होता जाएगा, लेकिन ये नीचे नहीं जाएगा, डिमिनिश होता जाएगा, लेकिन ये नीचे जीरो पे नहीं आएगा, ये सिर्फ एक टाइम पर आकर एपी जीरो होगा, अगर ये आपकी टीपी जो है ना वो यहाँ पर आके गिरते गिरते जीरो पे आ जाए, तो अगर ये जीरो पे आ जाती है तो एपी भी आपका वहीं पर जीरो पे होगा, अदरवाइज एपी आपका डिमिनिश होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अगर हम कहें तो टीपी जो है, ये टीपी यहाँ पर आके आपके पास क्या है, टीपी इज इक्वल टू मैक्सिमम, यहाँ पर टीपी क्या है, टीपी इंक्रीजेस बट डिमिनिशिंग रेट, यहाँ पर टीपी क्या है, कांस्टेंट रेट से है, यहाँ पर टीपी क्या है आपके पास, टीपी यहाँ पर है इंक्रीजेस बट डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट। ओके, और इधर यहाँ इस पॉइंट पर क्या है, एपी इज इक्वल टू एमपी। यहाँ एमपी क्या हो रही है, एमपी इंक्रीजिंग बट एमपी इंक्रीजेस, यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, एमपी यहाँ पर हो रही है एमपी डिमिनिश बट पॉजिटिव, डिमिनिशिंग है बट पॉजिटिव है। ओके, यहाँ पर एमपी आपके पास क्या है, जीरो, और यहाँ पर एमपी क्या है आपके पास, नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये चीज आपको, अब ये डायग्राम एंड शेड्यूल जो है ये क्लियर है। अब यहाँ पर जो पीछे आपको पास स्टेटमेंट दी हुई है लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, अब अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आपको ये स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाएगी कि लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर में इनिशियली राइज, स्टार्टिंग में ये राइज होता है, ठीक है, इम्प्लाइंग दैट टोटल आउटपुट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, उस किस पर, जब टोटल आउटपुट आपकी इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से, बट इवेंचुअली अ सिचुएशन मस्ट कम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट डिक्लाइनिंग, जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो आपका डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, और कब होगा, इम्प्लाइंग दैट टोटल आउटपुट इंक्रीजेज ओनली एट अ डिमिनिशिंग रेट, जब आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा। इन फैक्ट अ स्टेज में कम, एक स्टेज जब भी वो भी आएगी व्हेन एमपी बिकम्स जीरो एंड इम्प्लाई, और वो कब होगी, जीरो कब होगी, इम्प्लाइंग दैट टोटल आउटपुट स्टॉप्स इंक्रीजिंग, जब टोटल आउटपुट आपकी इंक्रीज होना बंद हो जाएगी, और इवन नेगेटिव एमपी आपके नेगेटिव भी हो जाएगी व्हेन इम्प्लाइंग दैट टोटल आउटपुट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर होगी स्टेटमेंट, अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप जो है इसको बता दीजिए मुझे, आप बता देना, मैं आपको दोबारा से ये रिवाइज करा दूंगी ये, ठीक है, टॉपिक आपको। तो इसका जो है एक दो कॉजेज देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न के, तो अभी तो हमारा टाइम जो है आज ओवर हो चुका है, तो अजम्पशन रह गई हैं लॉ की, ठीक है, अजम्पशंस हैं, कुछ शेप्स हैं जो मैंने आपको बतानी है, पोस्टमेंट ऑफ लॉ है, तो वो हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये थोड़ा आपको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो इन चैप्टर के आप जो है इस वाले चैप्टर के नोट्स बना लीजिए, और जो पिछला चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके मैंने आपको असाइनमेंट भेजी थी, न्यूमेरिकल्स भेजे थे, तो वो न्यूमेरिकल्स आपके फिर नोटबुक में आपने सोल्व करने हैं। ओके, तो वो करके मुझे असाइनमेंट भेजनी है आपने, ताकि मैं देखूँ कि आपने कहा आप जो है वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, होमवर्क आप कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, तो वो आपने अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।